तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है वो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के साथ जो है वो रिलेटेड है। इसीलिए क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले परफॉर्मेंस मैनेजमेंट होता क्या है उसको यहाँ पर समझते हैं। ठीक है। तो देखो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो चाहती है कि उनके जो एम्प्लॉयज है, उनके जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, उनकी जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी हो, ताकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो यहाँ पर अचीव हो सके। क्योंकि अल्टीमेटली देखो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, किसी भी कंपनी के गोल्स तभी अचीव होंगे अगर उनके जो एम्प्लॉयज हैं वो अच्छे तरीके से काम करेंगे, उनकी जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी हो, वो एफिशिएंसी के साथ अपना काम टाइम पर जो है वो खत्म करते हो। ठीक है। तो कंपनी जो है अपने एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का सहारा जो है वो लेती है। तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के अंदर बेसिकली जो कंपनी है वो कोशिश करती है कि अच्छे तरीके से जो है एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को मैनेज किया जाए, ताकि जो एम्प्लॉय है वो ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसको अचीव करने में सक्सेसफुली अपना कंट्रीब्यूशन दे सके, मैक्सिमम जो कंट्रीब्यूशन है वो दे सके, और ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं वो अचीव हो सके। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के अंदर हमारी जो कंपनी है वो करती क्या है? तो सबसे पहले जो एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, यहाँ पर जो एम्प्लॉयज हैं उन्होंने क्या काम करना है उसका एक टारगेट फिक्स किया जाता है, एक स्टैंडर्ड फिक्स किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल थे, किसी एम्प्लॉय को बोला कि आपने दिन के अंदर 100 यूनिट जो है वो प्रोड्यूस करने। ठीक है। उसके बाद जैसे ही टारगेट फिक्स कर दिए जाते हैं, एम्प्लॉय अपना काम करना स्टार्ट करता है। अब जो हमारी मैनेजमेंट होती है ना, वो कंटिन्यूसली जो है एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करती है कि वो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, टारगेट के अकॉर्डिंग काम कर रहा है कि नहीं। जैसे अगर मान के चलो पूरे महीने मॉनिटरिंग की और पता लगा कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 90 यूनिट्स ही जो है वो प्रोड्यूस किए गए। ठीक है। तो मॉनिटरिंग करने के बाद ना हमारी जो कंपनी है वो एम्प्लॉय को प्रॉपर फीडबैक भी प्रोवाइड करती है, ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट कर सके। जैसे अगर 10 यूनिट्स कम प्रोड्यूस किए गए हैं तो क्यों प्रोड्यूस किए गए हैं कम, उसके पीछे का रीजन क्या है, तो उसके बारे में एम्प्लॉयज को बताती है और उसको ट्रेनिंग भी देती है। अगर उसकी कोई स्किल्स की कमी है तो उसको ट्रेनिंग भी देती है, ताकि जो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस है वो इंप्रूव हो सके। ठीक है। तो यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस मैनेजमेंट जो है वो अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब फटाफट से क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करते हैं, और मैं आशा करता हूं कि आप यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करोगे। देखो, एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे वो तो टफ होंगे, कंसेप्चुअल बेसिस पे होंगे। तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस के अगर आप आंसर करोगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट होगा और आप आसानी से एग्जाम को क्लियर करेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आप हर क्वेश्चन में, चाहे आपको आता है नहीं आता है, अपना कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पर जरूर दोगे। ठीक है। तो क्वेश्चन देखो क्या है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस यूज्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन टू ensure that employees work contribution align with the company's goals, objective and overall mission। ठीक है। तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होती है जिसका यूज करके ऑर्गेनाइजेशन ये इंश्योर करती है कि जो एम्प्लॉयज का वर्क है, उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो कंपनीज की गोल्स, ऑब्जेक्टिव और ओवरऑल मिशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। यानी कि एम्प्लॉयज इस तरीके से अपना काम करे कि कंपनी के गोल्स अचीव हो जाए, ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए और जो ओवरऑल मिशन है वो भी अचीव हो जाए। ठीक है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस यूज्ड इन ऑर्गेनाइजेशन टू। तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस होती है। किस लिए यूज की जाती है? पहला, एसेस एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। हमारी जो एम्प्लॉय है उसकी परफॉर्मेंस को एसेस करना कि उसने कैसा यहाँ पर परफॉर्म किया है। इंप्रूव एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, हमारी जो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस है उसको इंप्रूव करना। अब देखो, हम एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को एसेस क्यों कर रहे हैं? ताकि उसके अंदर जो भी खामियां हैं, जो भी वो गलतियां कर रहा है, उसको हम सुधार सके और उसकी जो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज हो सके। ठीक है। उसके बाद डेवलप एम्प्लॉय स्किल्स एंड नॉलेज। तो हमारी जो एम्प्लॉय है समय के साथ उनकी स्किल्स, नॉलेज को बढ़ाना, ताकि वो और अच्छे तरीके से एफिशिएंसी के साथ अपना काम करे और ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ में अपना कंट्रीब्यूशन दे सके। इंक्रीज वर्क ओवरलोड, यानी कि जो एम्प्लॉय का वर्कलोड है उसे यहाँ पर इंक्रीज करना। तो फटाफट से यहाँ पर आंसर बता दिए कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के अंदर ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या चीजें जो है वो करती है। फटाफट से यहाँ पर आंसर बता दिए क्या होगा इसका आंसर। क्या लगता है आपको इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, बी, सी और या फिर डी? फटाफट से बता दीजिए। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या रहेगा? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के अंदर ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को असेस करती है, उसको इंप्रूव करने की कोशिश करती है, साथ के साथ जो स्किल्स एंड नॉलेज है उनको भी डेवलप जो है वो करती है। और काम का जो वर्कलोड है उसको इंक्रीज करना, ये हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की एक्टिविटी इन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। अगर हम परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें से कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो कि नहीं परफॉर्म की जाती परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के अंदर? पहला, सेटिंग क्लियर एंड मेजरेबल परफॉर्मेंस गोल्स। ठीक है। तो सबसे पहले देखो, पहला जो स्टेप होता है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का वो यही होता है कि हमें ना परफॉर्मेंस गोल जो है वो सेट करने, यानी कि टारगेट सेट करना है कि एम्प्लॉय ने क्या काम जो है वो करना है।
और ये टारगेट ना बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, जिसके बारे में एम्प्लॉयज को प्रॉपर पता हो, किसी भी तरह की कंफ्यूजन ना हो। साथ ही साथ ये जो टारगेट है इसको हम मेजर कर सकते हो, जैसे कि मैंने टारगेट दिया था 100 यूनिट प्रोड्यूस करने का, तो ये अच्छा है, इसको हम मेजर कर सकते हैं, बाद में जाकर हम कंपैरिजन भी कर सकते हैं। तो टारगेट हमारा ऐसा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद कंडक्टिंग रेगुलर परफॉर्मेंस रिव्यूज विद एम्प्लॉयज, ठीक है। तो रेगुलर बेसिस पे जो एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस है उनको रिव्यू करते रहना चाहिए कि उनकी परफॉर्मेंस टारगेट के अकॉर्डिंग सही चल रही है या फिर नहीं चल रही है, ठीक है। तो ये भी हमारा एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होता है। माइक्रो मैनेजिंग एम्प्लॉय एक्टिविटीज ऑन डेली बेसिस, तो डेली बेसिस के ऊपर जो एम्प्लॉय की एक्टिविटीज है उनको यहाँ पर मैनेज करना। तो ये हमारा कह सकते हैं कि ये हमारा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के अंदर जो है वो नहीं आता है, इसी दूसरी चीज का पार्ट है। प्रोवाइडिंग कंस्ट्रक्टिव फीडबैक एंड डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज, तो यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव फीडबैक प्रोवाइड करना है एम्प्लॉयज को और डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड करनी है। तो ए, बी और डी ये तीन इंपॉर्टेंट की एक्टिविटीज जो है वो परफॉर्म की जाती है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के अंदर। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। ये हमारी की एक्टिविटी नहीं है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के अंदर। क्लियर है आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट प्रोसेस इन्वॉल्व्स सेटिंग क्लियर एक्सपेक्टेशंस, प्रोवाइडिंग रेगुलर फीडबैक, असेसिंग परफॉर्मेंस, सपोर्टिंग द डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय स्किल्स एंड नॉलेज to enhance their performance and productivity. Which of the following is not an advantage of effective परफॉर्मेंस मैनेजमेंट? ठीक है। तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट प्रोसेस के अंदर हम टारगेट्स को सेट करते हैं, ठीक है। रेगुलर बेसिस पे हमारे जो एम्प्लॉयज हैं उनको फीडबैक प्रोवाइड करते हैं कि वो कैसे परफॉर्म करते हैं, साथ ही साथ उनकी परफॉर्मेंस को असेस करके उनकी स्किल्स और नॉलेज को भी जो है इंक्रीज करते हैं, ताकि अल्टीमेटली उनकी परफॉर्मेंस प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो सके। तो इसमें से कौन सा ऐसा एडवांटेज है जो कि कंपनी को नहीं मिलता है अगर वो इफेक्टिवली परफॉर्मेंस मैनेजमेंट जो है वो करते हैं? तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है वो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के साथ हमें क्या क्या एडवांटेज मिलते हैं उसके साथ रिलेटेड है, ठीक है। तो पहला देखो, इंप्रूव्ड एम्प्लॉय एंगेजमेंट एंड मोटिवेशन। देखो जो एम्प्लॉय का एंगेजमेंट है अपनी जॉब के साथ उसे इंप्रूव करता है, साथ ही साथ मोटिवेशन इंप्रूव करता है। तो बिल्कुल ये एडवांटेज होता है। एम्प्लॉय एंगेजमेंट का मतलब है कि ना कोई पर्सन जो है अपनी जॉब को इंजॉय कर रहा है, इंजॉय करके मजे के साथ जो है वो अपने काम को कर रहा है, ठीक है। बोरियत उसको किसी भी तरह की नहीं आ रही है, जिससे उसे मोटिवेशन भी मिलता है। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी, जब एक एम्प्लॉय अपने जॉब से प्यार करता है, उसे मजे के साथ करता है, उसे मजा आ रहा होता है अपने जॉब के अंदर, तो अल्टीमेटली उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज होती है, उसकी जो एफिशिएंसी है वो भी यहाँ पे जो है वो इंक्रीज होती है। तो ये भी हमारा एडवांटेज होता है। नेक्स्ट क्या है? रिड्यूस एम्प्लॉय टर्नओवर एंड एब्सेंटिज्म। तो जो एम्प्लॉय की टर्नओवर है और जो एब्सेंटिज्म है वो भी कम होती है। देखो जब एक पर्सन अपने काम से बिल्कुल खुश होता है, उसको मजा आ रहा होता है अपने काम में, वो मोटिवेटेड है, तो वो कभी भी कंपनी को छोड़कर नहीं जाता है, साथ ही साथ एब्सेंट भी नहीं होता है, ज्यादा छुट्टियां भी जो है वो नहीं लेता है। एज कंपैरिजन वो एम्प्लॉय जो अपने काम से खुश नहीं है, या तो कंपनी को छोड़ के चला जाएगा या फिर वो एब्सेंट रहना जो है वो शुरू कर देगा। उसके बाद है इंक्रीज वर्कलोड इन एम्प्लॉयज। तो एम्प्लॉयज के ऊपर जो वर्कलोड है वो काफी ज्यादा यहाँ पर इंक्रीज करना है, तो ये एडवांटेज नहीं होता है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर रहेगा। यानी कि अगर हम इफेक्टिवली परफॉर्मेंस मैनेजमेंट करते हैं तो ये तीन इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस जो है वो कंपनीज को मिलती है। नेक्स्ट देखो क्या है? द परफॉर्मेंस मैनेजमेंट साइकिल कंसिस्ट ऑफ 4 स्टेजेस, प्लान, डू, रिव्यू, रिवाइज। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग दी स्टेजेस? ठीक है, तो अगर हम परफॉर्मेंस मैनेजमेंट साइकिल की बात करें तो उसके टोटल 4 स्टेजेस होते हैं। प्लान करना, डू काम करना, रिव्यू करना और रिवाइज करना। तो कौन से स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट नहीं है? पहला देखो, प्लान। देखो प्लानिंग के अंदर जो हमारा प्लान स्टेज होता है इसमें बेसिकली हम प्लानिंग करते हैं, जैसे कि हम गोल्स सेट करते हैं कि हमारे गोल्स क्या है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के। उसके बाद परफॉर्मेंस मैनेजमेंट करने के लिए हमें कौन कौन से एक्शन लेने पड़ेंगे, और अगर हमें इंप्रूवमेंट करनी है तो वो हम कैसे करेंगे, इसकी प्लानिंग जो है वो की जाती है। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद डू, डू के अंदर जो भी हमने प्लानिंग की है ना उसको हम इंप्लीमेंट करते हैं, जैसे कि सबसे पहले जो प्लान हमने बनाया था उसे हम इंप्लीमेंट करेंगे। उसके बाद जो रिस्क है उसे हम यहाँ पर मैनेज करेंगे, अगर कोई रिस्क यहाँ पर अराइज हो रहा है, साथ के साथ हमारे जो गोल्स है उसे भी यहाँ पर अचीव करने की कोशिश जो है वो करेंगे। उसके बाद क्या है? रिव्यू। उसके बाद है हमारा यहाँ पर रिव्यू। रिव्यू के अंदर हम बेसिकली यहाँ पर जो इफेक्टिवनेस होती है ना वो चेक करते हैं, यानी कि हमने जो प्लानिंग की थी, हमने जो प्लान्स को इंप्लीमेंट किया है वो कितने इफेक्टिवली जो है वो काम कर रहा है, उस चीज को हमें एक्सेस करना है। साथ के साथ फीडबैक भी यहाँ पर लेना है। किससे लेना है? एम्प्लॉय से, कि हमारी जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की टेक्निक्स हैं वो कैसी हैं और उनका क्या इंपैक्ट पड़ रहा है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, वो चीजें हमें यहाँ पर देखनी है ताकि हम उसके हिसाब से चेंजेस वगैरह जो है वो कर सके, ठीक है। नेक्स्ट चीज है रिवाइज। रिवाइज क्या कह रहा है? stubbornly maintain existing plans, refusing to adapt for any potential improvement in the future। तो हमारे जो existing plan है ना, हमें उसके ऊपर
स्ट्रिक्ट रहना है, हमें उसे बिल्कुल भी चेंज जो है वो नहीं करना है, चाहे फ्यूचर में जो मर्जी होता रहे। तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। क्योंकि देखो जब आपने रिव्यू किया है तो रिव्यू करके आपको कुछ ना कुछ गलतियां दिखी होंगी, उन गलतियों को सुधारना आपको जरूरी है, यानी कि आपको अपनी प्लानिंग में थोड़ा सा सुधार करना पड़ेगा। ठीक है, आपके जो तरीके हैं एक्शन के उसमें थोड़ा सा यहाँ पर सुधार करना पड़ेगा। तो रिवाइज के अंदर बेसिकली आप अपने प्लान को रिवाइज करते हो, अपने एक्शंस को रिवाइज करते हो, ताकि इफेक्टिवली आप परफॉर्मेंस मैनेजमेंट जो है वो कर सके। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या रहेगा, ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द परफॉर्मेंस अप्रेजल इज टू इंप्रूव द एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द सिस्टम शुड सर्व। ठीक है, तो अगर हम परफॉर्मेंस अप्रेजल की बात करें, परफॉर्मेंस अप्रेजल की बात करें, उसका जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी जो एफिशिएंसी है उसको इंप्रूव करना है। कैसे इंप्रूव करना है, तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉयज काम करें उनकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करना, उनकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करना, ताकि ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की जो एफिशिएंसी है वो यहाँ पर इंक्रीज हो सके। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव की बात करें कि स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव क्या है, तो वो क्या क्या है, पहला, टू इनेबल द ऑर्गेनाइजेशन टू मेंटेन अ इन्वेंटरी ऑफ क्वालिटी एंड स्किल्स ऑफ पीपल, आइडेंटिफाई एंड मीट देयर ट्रेनिंग नीड। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो परफॉर्मेंस अप्रेजल है इसका एक ऑब्जेक्टिव होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके पास ना यहाँ पर क्वालिटी और स्किलफुल एम्प्लॉयज हो, यानी कि ऐसे एम्प्लॉयज उसके पास हो जिनके अंदर क्वालिटीज हो, साथ के साथ उसको काम को करने की जो स्किल्स चाहिए वो भी उसके पास हो। ठीक है, और जो भी ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करनी है, मतलब कि जो जो स्किल्स डेवलप करने की जरूरत है उसको भी यहाँ पर आइडेंटिफाई कर पाए, यानी कि एक अच्छी इन्वेंट्री तैयार करनी है एम्प्लॉयज की, साथ के साथ उनको जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है वो भी प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड करना है। ये हमारा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है। टू डिटरमाइन द परफॉर्मेंस लिंक्ड इंक्रीमेंट, प्रोवाइड डाटा फॉर प्रमोशन एंड ट्रांसफर्स। तो देखो हमारे जो एम्प्लॉयज हैं जब वो अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं ना तो उन्हें इंक्रीमेंट देनी जरूरी होती है, जैसे कि परफॉर्मेंस करनी, प्रमोशंस करनी, या फिर उनको ट्रांसफर कर देना हायर ऑफिस के अंदर। ठीक है, तो ये कैसे हो पाएगा, जब हमारे पास डाटा अवेलेबल होगा किसी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस यहाँ पर कैसी रही है। ठीक है, तो परफॉर्मेंस लिंक इंक्रीमेंट को डिटरमाइन करने के लिए, प्रमोशंस करने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए हमें यहाँ पर इसकी परफॉर्मेंस अप्रेजल की जरूरत जो है वो पड़ती है। टू मेंटेन इंडिविजुअल एंड ग्रुप डेवलपमेंट एंड फुलफिल देयर एस्पिरेशंस बाय द शेयरिंग विद दैम। ठीक है, तो हमारे जो इंडिविजुअल्स हैं और जो ग्रुप है उनकी डेवलपमेंट को मेंटेन करना और उसकी जो एस्पिरेशंस हैं उनको यहाँ पर जो है वो फुलफिल करना। कैसे, जब हम उसको बताएंगे कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही है, उसके बेस पर जो पर्सन है वो देखेगा कि उसको जो चाहिए था उसे मिल पाया है या फिर नहीं मिल पाया। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। ये हमारे कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ये हमारे कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो क्या है, ट्रेट एनालिसिस फोकस ऑन इवैल्यूएटिंग स्पेसिफिक ट्रेट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स deemed important for successful job performance. In trait analysis, rating scale for a customer service representative, which of the following trait would be least likely to be included? सबसे पहले देखो ट्रेट एनालिसिस क्या है, इसका थोड़ा सा मतलब आपको समझा दो। देखो ट्रेट एनालिसिस परफॉर्मेंस अप्रेजल करने का ही एक मेथड होता है। जो हमारा ट्रेट एनालिसिस है वो परफॉर्मेंस अप्रेजल करने का एक मेथड होता है, जिसके अंदर हम बेसिकली क्या है, एम्प्लॉयज के कुछ स्पेसिफिक ट्रेड्स और कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करते हैं ताकि उसकी परफॉर्मेंस का पता लगाया जा सके। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर हमारे जो एम्प्लॉयज हैं उनकी स्किल्स कैसी हैं, उनका बिहेवियर कैसा है, उनका एटीट्यूड कैसा है ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग। ठीक है, तो ये कुछ स्पेसिफिक ट्रेड्स को हम स्टडी करते हैं, उसके बिहाफ पर हम पता लगाते हैं, असेस करते हैं कि एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस जो है वो कैसी रही है। जैसे एग्जाम्पल के मान के चलो एक पर्सन है, ठीक है, वो यहाँ पर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर मशीन ए पे जो है वो काम करता है। ठीक है, मशीन ए पे प्रोडक्शन करने के लिए, काम करने के लिए जो स्किल्स चाहिए हम पहले उसको असेस करेंगे कि जो स्किल्स है वो इस पर्सन के अंदर है कि नहीं। उसके बाद इसकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो लोगों के साथ अच्छी है कि नहीं, इसका जो एटीट्यूड है वो यहाँ पर अच्छा है कि नहीं, उनका जो बिहेवियर है वो कैसा है, इन सभी चीजों को हम स्टडी करते हैं और उसके बिहाफ पर पता लगाते हैं कि एम्प्लॉय की यहाँ पर परफॉर्मेंस जो है वो कैसी रही है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर एक कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव की बात करें, उसका जब हम ट्रेड एनालिसिस करेंगे तो इसमें से कौन सा ऐसा ट्रेड है जिनको हम स्टडी नहीं करेंगे, जिनको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। पहला, टेक्निकल नॉलेज ऑफ द कंपनी प्रोडक्ट, कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसकी जो टेक्निकल नॉलेज, यानी कि जो
प्रोडक्ट है वो कैसे बना हुआ है, क्या क्या प्रोसेस फॉलो की थी, प्रोडक्शन में कितना टाइम लगा था, ठीक है। उसके बाद एबिलिटी टू हैंडल डिफिकल्ट कस्टमर सिचुएशन, अगर कोई यहाँ पर डिफिकल्ट कस्टमर सिचुएशन हो जाती है, जैसे कोई कस्टमर है, ठीक है, उसको जो प्रोडक्ट था वो डिफेक्टिव मिल गया जिसकी वजह से कस्टमर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया है, ठीक है, तो उसको वो कैसे यहाँ पर हैंडल कर पा रहा है। या फिर क्रिएटिविटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, उसकी क्रिएटिविटी कैसी है, वो कैसे यहाँ पर प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स उसकी कैसी है। या फिर एंथुसियाज्म एंड पॉजिटिव एटीट्यूड, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, यानी कि हमारा जो कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव है, कंपनी के प्रोडक्ट से रिलेटेड उसकी टेक्निकल नॉलेज कैसी है, उसको हम ज्यादा कंसीडर नहीं करेंगे। बाकी ये जो तीन ट्रेड्स हैं इनको हम स्टडी करेंगे, इसके बेस पर हम देखेंगे कि एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस यहाँ पर कैसे जो है वो रही है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या रहेगा, ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा क्या है, विच परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन मेथड डज द एग्जांपल रिप्रेजेंट वेयर द इवैल्यूएटर मस्ट चूज बिटवीन employee consistently meet deadlines and employee occasionally misses the deadlines, ठीक है। तो एक ऐसा यहाँ पर परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन या फिर परफॉर्मेंस अप्रेजल का मेथड जहां पर जो इवैल्यूएटर होता है उसको ना दो स्टेटमेंट्स यहाँ पर दी जाती है एम्प्लॉय के बारे में, दो स्टेटमेंट जो है वो दी जाती है एम्प्लॉय के बारे में, जिसमें से उसे एक स्टेटमेंट को जो है वो चूज करना होता है, और ये जो स्टेटमेंट है वो एम्प्लॉय की जो परफॉर्मेंस है उसको यहाँ पर डिस्क्राइब करेगी। जैसे यहाँ पर जो इवैल्यूएटर है, जो हमारे जो एम्प्लॉयज उनकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर रहा है, उसके पास दो स्टेटमेंट्स है। एक है एम्प्लॉय कंसिस्टेंटली मीट डेडलाइंस, यानी कि जो हमारा एम्प्लॉय है वो कंटिन्यूस बेसिस पे जो डेडलाइंस है उनको पूरा कर रहा है, और दूसरी स्टेटमेंट क्या है, एम्प्लॉय ओकेजनली मिसेस द डेडलाइंस। तो इन दोनों में से उसको यहाँ पर एक सिलेक्ट करना है एम्प्लॉय को डिस्क्राइब करने के लिए, उसकी परफॉर्मेंस को डिस्क्राइब करने के लिए। तो वो कौन सा मेथड है, ट्रेड एनालिसिस, फोर्स चॉइस मेथड, फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। फटाफट से यहाँ पर आंसर बता दिए, इसका आंसर क्या होगा, फटाफट से इसका आंसर बता दिए, इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल भी यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, पर मेरी रिक्वेस्ट है कि पार्टिसिपेट जरूर कीजिए, इसमें आपका ही यहाँ पर बेनिफिट रहेगा, आपको पता लगेगा कि आप आंसर कर पा रहे हो कि क्वेश्चंस का नहीं। अगर मैं ही पढ़ा के मैं ही आंसर कर दूंगा तो उसका क्या फायदा यहाँ पर, आप भी थोड़ा पार्टिसिपेट जरूर यहाँ पर कीजिए। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा यहाँ पर, फोर चॉइस मेथड इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। ट्रेड एनालिसिस के बारे में ऑलरेडी आपने पढ़ लिया, फोर चॉइस मेथड के बारे में हमने इस क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया है। अब अगर हम बात करें फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड और पेन पोर्ट्रेट, तो ये भी दो इंपॉर्टेंट मेथड होते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल के। फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड के अंदर हमारे जो मैनेजर्स होते हैं, जो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को असेस कर रहे होते हैं, उनको इस मेथड के अंदर फोर्स किया जाता है कि वो यहाँ पर एम्प्लॉय को ना एम्प्लॉयज की कैटेगरी बनाए। जैसे कि ऐसे एम्प्लॉय जो पुअर परफॉर्मेंस कर रहे हैं, ऐसे एम्प्लॉय जो गुड परफॉर्मेंस कर रहे हैं, ऐसे जो एवरेज परफॉर्मेंस कर रहे हैं, ऐसे जो बहुत अच्छा यहाँ पर परफॉर्म जो है वो करे। उसके बाद जो हमारे मैनेजर है उनको कहा जाता है कि एम्प्लॉय की एक सर्टन परसेंटेज को आपको इन कैटेगरी में डालना, जैसे 20% एम्प्लॉयज को आपको पुअर कैटेगरी में डालना है, 40% को आपको गुड में डालना है, उसके बाद 30% को आपको एवरेज में डालना है, ठीक है। तो ये जो मेथड होता है वो हमारा फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड जो है वो कहलाता है। उसके बाद है पेन पोर्ट्रेट मेथड। पेन पोर्ट्रेट मेथड के अंदर एक ना एम्प्लॉय के बाद में रिटर्न नैरेटिव दी जाती है, एक रिटर्न स्टेटमेंट दी जाती है कि जो एम्प्लॉय है उसकी परफॉर्मेंस यहाँ पर कैसी रही है। जैसे जो मैनेजर है वो एक रिटर्न में स्टेटमेंट दे सकता है कि जो एम्प्लॉय है वो कंसिस्टेंटली अपनी जो डेडलाइंस है उनको यहाँ पर जो है वो पूरा कर रहा है। तो ये जो मेथड होता है वो हमारा पेन पोर्ट्रेट मेथड जो है वो कहलाता है। ओके, क्लियर है आपको यहाँ तक? एक बार मुझे चैट बॉक्स में मैसेज करके बता दीजिए क्या आपको यहाँ तक क्लियर है, और किसी भी तरह का डाउट होता है तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो। फटाफट से एक बार मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए क्या आपको यहाँ तक क्लियर है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ए मैनेजर कीप्स अ लॉग ऑफ इंसिडेंट्स सच एज एम्प्लॉय सक्सेसफुली रिजॉल्व अ कस्टमर कंप्लेंट लीडिंग टू अ पॉजिटिव कस्टमर रिव्यू और एम्प्लॉय मिस सेवरल प्रोजेक्ट डेडलाइंस कॉजिंग डिलेज during the performance appraisal. These incidents are discussed as concrete example of employee performance. This example represent which method of performance appraisal, ठीक है। तो देखो एक मैनेजर यहाँ पर ना पूरी डिटेल अपने पास मेंटेन करके रख रहा है, जो भी इंसिडेंट जो है वो हो रहे हैं एम्प्लॉय के साथ। जैसे एम्प्लॉय ने सक्सेसफुली कस्टमर की जो कंप्लेंट है उसको रिजॉल्व कर दी, इसको यहाँ इस इंपॉर्टेंट इंसिडेंट को मैनेजर ने जो है रिकॉर्ड करके रख लिया है। साथ ही साथ जो एम्प्लॉय है वो बहुत सारे प्रोजेक्ट डेडलाइंस को मिस कर रहा है जिसकी वजह से डिलेज हो रहे हैं, ठीक है।
उसके बाद जब परफॉर्मेंस अप्रेजल की जाती है तो इन क्रिटिकल इंसिडेंट्स को यहाँ पर डिस्कस किया था और इसके बेस पर ही असेस किया था कि एम्प्लॉय की जो परफॉर्मेंस है वो कैसी रही। जैसे कि ये जो एम्प्लॉय है जिसने यहाँ पर कस्टमर की कंप्लेंट को सक्सेसफुली रिजॉल्व किया है, इसकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है इस क्रिटिकल इंसिडेंट के बेस पर। और जो दूसरा एम्प्लॉय है इसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही है क्योंकि डेडलाइंस को जो है वो मिस कर रहा है। ठीक है, तो ये जो एग्जाम्पल है वो किस मेथड को जो रिप्रेजेंट कर रही है, फोर्स चॉइस मेथड या फिर फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड या फिर कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड। तो फटाफट से इसका आंसर बता दिए, इसका आंसर क्या रहेगा? फटाफट से चैट बॉक्स में एक बार इसका आंसर बता दिए, इसका आंसर क्या रहेगा? ये जो एग्जांपल मैंने आपको दी है वो कौन से मेथड, परफॉर्मेंस अप्रेजल के किस मेथड को जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है? फटाफट से चैट बॉक्स में इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर क्या हो? फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, क्या लग रहा है आपको क्या होगा करेक्ट आंसर? फोर्स चॉइस मेथड, फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड या फिर कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड? फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी, क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड इज अ करेक्ट आंसर। तो इस मेथड के अंदर हम बेसिकली कुछ क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड, कुछ क्रिटिकल इंसिडेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं और उसके बेस पर एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को असेस करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट डज नॉट डिफाइन ह्यूमन एसेट अकाउंटिंग? इसमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि ह्यूमन एसेट अकाउंटिंग को डिफाइन नहीं करी है? तो पहली स्टेटमेंट देखो, it is used to evaluate employees' performance as per the monetary benefits they yield from the organization. ह्यूमन एसेट अकाउंटिंग बेसिकली ये इवेल्युएट करती है कि जो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस है वो कैसी रही है एज कंपैरिजन टू जो यहाँ पर मॉनेटरी बेनिफिट उसको ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करी। जैसे अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है वो एम्प्लॉय को 40,000 रुपए यहाँ पर दे रही है तो ये मॉनेटरी बेनिफिट इसको प्रोवाइड करे ऑर्गेनाइजेशन। तो ह्यूमन एसेट अकाउंटिंग के अंदर हम बेसिकली ये इवेल्युएट करेंगे कि जो ए पर्सन है वो क्या 40,000 की यहाँ पर परफॉर्मेंस करके दे रहा है कंपनी को या फिर नहीं करके दे रहा है। ओके, उसके बाद तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल डिफाइन करती है। नेक्स्ट क्या है, द कॉस्ट ऑफ रिटेनिंग एन एम्प्लॉय इन रिगार्ड टू देयर कॉन्ट्रीब्यूशन इज इवैल्यूएटेड टू गेट द कॉस्ट ऑफ दैट एम्प्लॉय फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि एक एम्प्लॉय को रिटेन करने की जो कॉस्ट है और उसका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है उनकी हेल्प से हम पता लगाते हैं कि एक एम्प्लॉय की कितनी कॉस्ट जो है ऑर्गेनाइजेशन को पड़ रही है। यानी कि अगर एक एम्प्लॉय यहाँ पर ए पर्सन है वो 40,000 रुपए ऑर्गेनाइजेशन से ले रहा है तो इसकी जो परफॉर्मेंस है, इसकी जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, हम देखेंगे कंट्रीब्यूशन और जो कॉस्ट है उनको कंपेयर करेंगे और पता लगाएंगे कि एक्चुअल कॉस्ट यहाँ पर एम्प्लॉय को रिटेन करके रखने के लिए कितनी पड़ रही है ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, तो ये भी हमारा डिफाइन कर रहा है। दिस मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल कंसीडर फैक्टर्स लाइक वर्क क्वालिटी, ओवरहेड कॉस्ट, यूनिट वाइज एवरेज सर्विस वैल्यू, इंटरपर्सनल स्किल। तो ये भी हमारा करेक्ट है। तो ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव इज अ करेक्ट आंसर। तो हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या रहेगा? नन ऑफ द अबव इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द मोस्ट एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ 360 डिग्री अप्रेजल? तो अगर हम यहाँ पर 360 डिग्री अप्रेजल की बात करें तो इसमें से कौन सा यहाँ पर एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन है? पहला देखो, एन इवैल्यूएशन कंडक्टेड बाय एम्प्लॉयज डायरेक्ट सुपरवाइजर ओनली। यानी कि 360 डिग्री अप्रेजल के अंदर जो एम्प्लॉय का सुपरवाइजर है वो डायरेक्टली यहाँ पे जो है इवैल्यूएशन करता है कि एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस कैसी रही है। या फिर द परफॉर्मेंस रिव्यू दैट गैदर्स फीडबैक फ्रॉम मल्टीपल स्टेक होल्डर अराउंड एन एम्प्लॉय। यानी कि एक ऐसी परफॉर्मेंस अप्रेजल की टेक्निक जिसके अंदर मल्टीपल स्टेक होल्डर से, यानी कि मल्टीपल पार्टीज से जो है वो फीडबैक लिया जाता है। यानी कि मल्टीपल स्टेक होल्डर्स यहाँ पर एम्प्लॉय की जो परफॉर्मेंस है उनको रिव्यू करेंगे और फीडबैक प्रोवाइड करेंगे कि एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस अच्छी है या फिर नहीं है। या फिर सेल्फ असेसमेंट बेस्ड ऑन एम्प्लॉयज ऑन परसेप्शन ऑफ देयर परफॉर्मेंस, या फिर एक पीयर टू पीयर रिव्यू सिस्टम वेयर एम्प्लॉयज एनॉर्मसली इवैल्यूएट ईच अदर। तो फटाफट से यहाँ पर आंसर बता दिए, इसमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि एक्यूरेटली डिस्क्राइब कर रही है 360 डिग्री अप्रेजल को? फटाफट से यहाँ पर आंसर बता दिए, इसका आंसर क्या होगा? क्या लगता है आपको इसका आंसर? ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? फटाफट से इसका आंसर बता दिए, इसका आंसर क्या होगा? क्या होगा इसका आंसर? तो करेक्ट आंसर हमारा क्या रहेगा? ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। 360 अप्रेजल के अंदर मल्टीपल स्टेक होल्डर्स जो है वो जो हमारे एम्प्लॉय उसकी परफॉर्मेंस को रिव्यू करते हैं और उसको फीडबैक प्रोवाइड करते हैं। जैसे कस्टमर हो गए, सुबॉर्डिनेट्स हो गए, पीयर्स हो गए, टॉप मैनेजमेंट हो गए, ये सारे ही परफॉर्मेंस रिव्यू करते हैं। नेक्स्ट देखो क्या है,
in 360 degree appraisal and individual performance is assessed by 6 parties namely। ठीक है, तो अगर हम 360 डिग्री अप्रेजल की बात करें तो इस मेथड के अंदर टोटल 6 पार्टीज होती हैं जो कि इंडिविजुअल जो हमारे एम्प्लॉयज हैं उनकी परफॉर्मेंस को असेस करते हैं। तो वो 6 पार्टीज कौन है? सबसे पहले टॉप मैनेजमेंट, इमीडिएट सुपरवाइजर, पीयर्स, सबॉर्डिनेट, सेल्फ एंड कस्टमर एंड क्लाइंट, internal auditors, external consultant, project partners, vendors, self shareholders, board members, department head, team leaders, suppliers, self regulatory authorities, human resources, external trainers, competitor, investors, self and community representative। फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? क्या होगा इसका आंसर? फटाफट से बता दीजिए। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो टॉप मैनेजमेंट, इमीडिएट सुपरवाइजर, पीएस, सबॉर्डिनेट, सेल्फ एंड कस्टमर एंड क्लाइंट्स, ये 6 पार्टीज होती हैं जो कि 360 डिग्री अप्रेजल के अंदर हमारे जो एम्प्लॉय है उसकी परफॉर्मेंस को असेस करते हैं और उनको फीडबैक प्रोवाइड करते हैं। जैसे टॉप मैनेजमेंट के अंदर हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो गए, मैनेजर्स हो गए, इमीडिएट सुपरवाइजर के अंदर आपके ऊपर जो है आपका जो सीनियर है वो, पीयर आपके जो कलीग्स हैं वो आपको बताएंगे कि आप कैसा यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हो, आपकी कैसी परफॉर्मेंस रही है। आपके जो जूनियर है, हमारे जो सबॉर्डिनेट है, सबॉर्डिनेट्स का मतलब यहाँ पे जो जूनियर्स है वो आपको बता सकते हैं कि आपकी लीडरशिप स्किल्स कैसी हैं, ठीक है, आप कैसे यहाँ पर टीम को मैनेज कर रहे हो। उसके बाद आप सेल्फ असेसमेंट भी कर सकते हो और कस्टमर भी बता सकते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस यहाँ पर कैसी रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डैश अप्रेजल वाज इंट्रोड्यूस्ड व्हेन द एम्प्लॉय परफॉर्मेंस इज मेजर्ड, एनालाइज्ड, targets are set in first appraisal and after a short period his or her performance is measured again, proper feedback and guidance is given to ensure that employee achieves the target। यानी कि एक ऐसा यहाँ पर अप्रेजल मेथड जहां पर सबसे पहले एम्प्लॉय की जो परफॉर्मेंस है उसको मेजर किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, उसके लिए टारगेट यहाँ पर सेट किए जाते हैं। ठीक है, टारगेट सेट करने के बाद कुछ ही टाइम पीरियड के बाद फिर से उसकी परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है, उसको फिर से प्रॉपर फीडबैक प्रोवाइड किया था और उसके जो टारगेट्स हैं उनको फिर से यहाँ पर रिवाइज किया जाता है ताकि जो एम्प्लॉय है वो चेंजिंग कंडीशन के अंदर अपने टारगेट्स को अचीव कर सके। ये जो मेथड अप्रेजल का वो कौन सा मेथड है? 720 डिग्री अप्रेजल, 360 डिग्री अप्रेजल, या फिर मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, या फिर परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान। तो फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर आपको क्या लग रहा है? कौन सा अप्रेजल मेथड है? फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन है 720 डिग्री अप्रेजल इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, 720 डिग्री अप्रेजल हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर रहेगा। अगर एक एग्जांपल, शॉर्ट से एग्जांपल आपको यहाँ पर दूं तो मान के चलो यहाँ पर जो ए पर्सन था उसके लिए हमने पहले टारगेट फिक्स किया था 100 यूनिट्स। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, दोबारा से 1 महीने बाद ही देखा कि ये अपना काम सही से कर रहा है कि नहीं। जैसे इसने सिर्फ 90 यूनिट्स ही प्रोड्यूस की, तो हमने पता लगाया कि देखो जो सिचुएशन चल रही है, बार बार पावर कट्स लग रहे हैं, ऐसा हो रहा है, तो उसके वजह से ना इसकी जो परफॉर्मेंस है वो 90 यूनिट्स रह गई। तो इसीलिए एक काम करते हैं, क्योंकि सेम सिचुएशन आगे भी रहने वाली है, तो हम इसका टारगेट रिवाइज करके 90 यूनिट्स ही जो है वो कर देते हैं, क्योंकि इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। तो ये हमारा 720 डिग्री अप्रेजल जो है वो कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ दी स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग फीडबैक गिवन टू एम्प्लॉयज फॉर परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट। देखो, जब हम परफॉर्मेंस मैनेजमेंट कर रहे होते हैं तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि जो एम्प्लॉय है उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सके, और परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट के लिए जरूरी है कि हम प्रॉपर यहाँ पर फीडबैक प्रोवाइड करें एम्प्लॉय की कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही है, अच्छी रही है, बुरी रही है, कहाँ कहाँ पे वो गलतियां कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो फीडबैक प्रोवाइड किया था ना, तो जब हम मैनेजर है या डेवलपर है, जब वो फीडबैक प्रोवाइड करते हैं तो कुछ बातों का उन्हें जो ध्यान रखना होता है जिससे जो हमारा एम्प्लॉय है उसको भी यहाँ पर किसी भी तरह का नुकसान ना हो, ना ही ऑर्गेनाइजेशन को किसी भी तरह का नुकसान हो। ठीक है, जैसे पहली स्टेटमेंट क्या कह रही है, द फीडबैक शुड बी ऑब्जेक्टिव एंड शुड हेल्प एम्प्लॉयज टू रीच एन एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस इन द फ्यूचर। जो हमारा फीडबैक है ना वो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि आप जैसे जो हमारा एम्प्लॉय है वो एक्चुअल में कोई ना कोई यहाँ पर गलती करे, ऐसा ना हो कि जो मैनेजर है उसको सामने वाला एम्प्लॉय पसंद नहीं है तो वो बार बार बिना मतलब की उसकी गलतियां जो है वो निकाल रहा है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और ऑब्जेक्टिव होने के साथ साथ फीडबैक ऐसा होना चाहिए जो कि फ्यूचर में जाकर हमारे जो एम्प्लॉय है उसकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सके। ठीक है, तो ये बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। उसके बाद देखो, द फीडबैक शुड बी सजेस्टिव इन नेचर रादर देन जजमेंटल। जो फीडबैक है ना वो सजेस्टिव होना चाहिए, यानी कि आप इस तरीके से एम्प्लॉय को फीडबैक प्रोवाइड करोगे कि आप ना एक सजेशन दे रहे हो कि भाई आप यहाँ पे थोड़ी सी गलती कर रहे हो, आप इसको इंप्रूव कर सकते हो। ऐसा ना हो कि आप सामने वाले पर्सन को जज कर रहे हो, उसको नीचा दिखा रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और आपका जो फोकस होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि हमें ना एम्प्लॉय की ट्रेनिंग पे ध्यान देना, उनकी ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी और उनकी जो डेवलपमेंट नीड्स है
उनको यहाँ पर फुलफिल करना है, ठीक है। द सुपीरियर शुड अडॉप्ट अ फॉल्ट फाइंडिंग अप्रोच एंड नॉट प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। तो सुपीरियर जो है, जो यहाँ पर फीडबैक प्रोवाइड कर रहा है ना, वो फॉल्ट फाइंडिंग अप्रोच का यूज करेगा, यानी कि वो ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयज की जो गलतियां हैं वो निकालने की कोशिश करेगा, रादर देन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेगा। तो ये स्टेटमेंट क्या है यहाँ पर गलत है, यानी कि आपको किसी का फॉल्ट नहीं निकालना है, आपको गलतियां नहीं निकालनी है, बल्कि आपको जो प्रॉब्लम आ रही है उसको सॉल्व करने की कोशिश जो है वो करनी है, ठीक है। द एम इज टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ अप्रेजी एंड नॉट क्रिटिसाइज दैम। तो हमारा फीडबैक प्रोवाइड करने का जो एम है वो यही है कि जो अप्रेजी है, जो यहाँ पर अप्रेजी है, उसकी परफॉर्मेंस को हमें क्या करना है, इंप्रूव करना है, उसे हमें क्रिटिसाइज कभी भी जो है वो नहीं करना है। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या रहेगा, फर्स्ट सेकंड फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, फर्स्ट सेकंड फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए हमारा क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। क्लियर है आपको यहाँ तक? फटाफट से एक बार मुझे चैट बॉक्स में मैसेज करके बता दें क्या आपको यहाँ तक क्वेश्चंस क्लियर है, और अगर आपको किसी भी तरह का डाउट आता है तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके जो है वो पूछ सकते हो। क्योंकि देखो लाइव क्लास का फायदा तभी है कि अगर आपको डाउट आता है तो आप फटाफट से यहाँ पर आंसर चैट बॉक्स में बताएं और डाउट उसी वक्त क्लियर हो जाए, ठीक है। तो आप यहाँ पर फटाफट से अपने डाउट जो है वो भेज सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द यूज ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो जब एक ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस अप्रेजल से जो भी रिजल्ट उसे मिलते हैं तो उसे जब यूज करती है तो उसके रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। सबसे पहले देखो, जो परफॉर्मेंस अप्रेजल है वो ऐसे एम्प्लॉयज को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है जो कि अपना काम बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो, जब एक ऑर्गेनाइजेशन को पता है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन अपना काम सही तरीके से कर रही है, तो ऑर्गेनाइजेशन जो है इजी तरीके से सुटेबल कैंडिडेट को सिलेक्ट कर सकती है प्रमोशन करने के लिए। यानी कि परफॉर्मेंस अप्रेजल का यूज हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रमोशन करने के लिए यूज कर सकती है, यानी कि जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसको प्रमोशन देना है, जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है उसको प्रमोशन नहीं देनी है, ताकि जो हमारे एम्प्लॉयज है वो मोटिवेट होकर कंपनी के गोल्स को अचीव करने में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे सके। उसके बाद देखो, परफॉर्मेंस अप्रेजल असिस्ट इन डिटरमाइनिंग वेदर प्रोबेशनरी और न्यूली हायर्ड एम्प्लॉयज मीट द रिक्वायर्ड परफॉर्मेंस। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल हमें ये भी बताती है, ये भी जानने में असिस्ट करती है कि जो प्रोबेशनरी या फिर न्यूली हायर्ड एम्प्लॉयज हैं क्या वो रिक्वायर्ड परफॉर्मेंस कर रहे हैं। यानी कि अगर हमने एक नए एम्प्लॉय को हायर किया था, बोला था कि आपको 50 यूनिट्स यहाँ पर कम से कम प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, वैसे टारगेट 100 यूनिट्स का होता है, आप नए हो तो 50 यूनिट आपको यहाँ पर करने पड़ेंगे। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल से आप ये भी पता लगा सकते हो कि ये जो न्यू एम्प्लॉय है क्या वो अपना काम सही तरीके से कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जिसके बेस पर आप डिसीजन ले सको कि आपको उसके साथ कंटिन्यू करना है या फिर उसको फायर कर देना है, ठीक है। उसके बाद अप्रेजल रिजल्ट्स पिन पॉइंट एरियाज वेयर एम्प्लॉयज में नीड इंप्रूवमेंट। तो अप्रेजल रिजल्ट्स आपको वो एरियाज बता सकते हैं जहां पर डेवलपमेंट करने की जरूरत है, यानी कि एम्प्लॉय की जो परफॉर्मेंस है उसको इंप्रूव करने की जरूरत है, ठीक है। जिससे क्या होता है कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो बना सकती है कि हमें कहाँ कहाँ पे किन किन एरियाज में स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए ट्रेनिंग जो है वो प्रोवाइड करनी है। तो ये भी सभी के सभी जो वो स्टेटमेंट क्या है बिल्कुल करेक्ट है, यूज ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो ये बेसिकली क्या हो गया, हमारे यहाँ पर फंक्शंस हो गए परफॉर्मेंस अप्रेजल के कि परफॉर्मेंस अप्रेजल हमें क्या क्या बेनिफिट जो है वो पहुंचा सकती है। क्लियर है आपको यहाँ तक क्वेश्चन? फटाफट से एक बार चैट बॉक्स में मैसेज करके जरूर बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा क्या है, कंपिटेंस रेफर्स टू द पोजेशन ऑफ नॉलेज स्किल्स एबिलिटीज क्वालिटीज नीडेड टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क, ठीक है। तो देखो, किसी भी काम को करने के लिए आपके पास कुछ क्वालिटीज एबिलिटीज स्किल्स होने की जरूरत है, ठीक है। और जब किसी पर्सन के अंदर किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो नॉलेज है, स्किल्स एबिलिटीज क्वालिटीज चाहिए वो मौजूद होती हैं, उसके पास वो सारी चीजें होती हैं, तो हम कहेंगे कि वो कॉम्पिटेंट है उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पर एक अकाउंटेंट की जॉब है, तो अकाउंटेंट की जॉब के लिए देखो सबसे पहले देखो ग्रेजुएशन चाहिए, और किसमें चाहिए, बीकॉम में यहाँ पर चाहिए, ठीक है। साथ के साथ उसे बेसिक नॉलेज यहाँ पर होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर एक पर्सन के पास ये सारी स्किल्स हैं जो अकाउंटेंट की जॉब को परफॉर्म करने के लिए चाहिए, तो हम इसको कहेंगे कि ये क्या है, कॉम्पिटेंट है, ये है कॉम्पिटेंट है। और स्किल्स नहीं है तो हम उसको इनकॉम्पिटेंट जो है वो कहेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा यही है कि कोर कॉम्पिटेंस क्या होता है। कॉम्पिटेंस का मतलब तो आप समझ गए, कॉम्पिटेंस का मतलब तो आप समझ गए। क्वेश्चन पूछ रहा है कि कोर कॉम्पिटेंस का मतलब समझाइए कि कोर कॉम्पिटेंस बेसिकली यहाँ पर क्या होता है। तो देखो, कोर कॉम्पिटेंस एक कंपनीज यूनिक स्ट्रेंथ और यूनिक स्किल्स एंड टेक्नोलॉजी that set it apart from competitors contribute significantly to its competitive advantage and long term success, ठीक है।
तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल अच्छे तरीके से जो है डिफाइन करिए कोर कॉम्पिटेंस। कोर कॉम्पिटेंस बेसिकली कुछ यूनिक स्ट्रेंथ होते हैं, यूनिक स्किल होती है जो कि एक पर्टिकुलर कंपनी के पास ही होती है, जो कि उसे अपने कंपटीटर से डिफरेंट बनाती है, जिससे वो एक कंपिटिटिव एज जो है वो गेन कर पाते हैं और मार्केट में जो है वो सक्सेसफुल हो पाते हैं। जैसे एग्जांपल दे, कंपनी है ए, ठीक है, वो यहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर जो है वो काम कर रही है, ठीक है। उसने एक ऐसी टेक्नोलॉजी बना ली है जो कि बाकी जो इसके कंपटीटर उनके पास नहीं है, और इस टेक्नोलॉजी से इसका काम काफी ज्यादा आसान हो गया है और बहुत जल्दी वो सॉफ्टवेयर वगैरह डेवलप जो है वो कर रहे हैं, मतलब कि एक अच्छा सॉफ्टवेयर यहाँ पर बना लिया। तो ये सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या होगा, ये जो टेक्नोलॉजी इसने डेवलप की है ये हमारा कोर कॉम्पिटेंस जो है वो कहलाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए वैसे तो हमारा आंसर है, फिर भी बाकी ऑप्शन जो है वो क्या कह रहे हैं उसको भी एक बार हम जरूर डिस्कस करेंगे। तो सेकंड ऑप्शन कह रही है कंपनीज ऑर्डिनरी कैपेबिलिटीज एवरेज स्किल्स दैट मिमिक द कस्टमर ऑफरिंग्स। तो मतलब कंपनी की ऐसी कैपेबिलिटीज, एवरेज स्किल्स जो कि कंपटीटर से मैच करती है, जिससे उसे कोई भी कंपटीटिव एडवांटेज नहीं मिल पा रहा है, लॉन्ग टर्म सक्सेस नहीं मिल पा रहा है, तो ये गलत है। द कंपनीज लैक ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड एब्सेंस ऑफ यूनिक स्किल्स दैट कंट्रीब्यूट मिनिमली टू इट्स कंपटीटिव एडवांटेज एंड लॉन्ग टर्म सक्सेस। तो यूनिक स्किल्स है ही नहीं किसी कंपनी के पास, उसे हम कोर कंपिटेंस कहेंगे। तो ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। ओके, क्लियर है आपको यहां तक क्वेश्चंस? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट डज कंपिटेंसी मैपिंग प्राइमरीली इन्वॉल्व। तो अगर हम यहाँ पर कंपिटेंसी मैपिंग की बात करें तो उसमें क्या चीज हम यहाँ पर करते हैं। पहले देखो, आइडेंटिफाइंग एंड डिफाइनिंग द की कंपिटेंस रिक्वायर्ड फॉर सक्सेस इन अ स्पेसिफिक जॉब रोल, ठीक है। तो देखो ऐसे की कंपिटेंस यानी कि ऐसी स्किल्स और नॉलेज जो कि रिक्वायर्ड है किसी भी जॉब को सक्सेसफुली परफॉर्म करने के लिए, उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं और डिफाइन भी करते हैं। या फिर असेसिंग एम्प्लॉयज सेटिस्फेक्शन लेवल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, इंप्लीमेंटिंग टेक्नोलॉजी अपग्रेड इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, या फिर कंडक्टिंग मार्केट एनालिसिस फॉर प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा करेगा ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। कंपिटेंसी मैपिंग के अंदर हम बेसिकली ये चीज को आइडेंटिफाई करते हैं कि एक जॉब को परफॉर्म करने के लिए कौन कौन सी स्किल्स, क्वालिटीज, एबिलिटीज की यहाँ पर जरूरत है, ताकि उसके बिहाफ पर हम किसी कैंडिडेट को हायर करते वक्त ये देख सके कि ये क्वालिटीज, एबिलिटीज, स्किल्स, नॉलेज उसके अंदर है या फिर नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टिपिकली इंक्लूडेड इन एन एम्प्लॉयज कंपिटेंसी प्रोफाइल अकॉर्डिंग टू द कंपिटेंसी मैपिंग। तो इसमें से कौन सी ऐसी चीज है जिसको हम कंपिटेंसी प्रोफाइल के अंदर इंक्लूड नहीं करते हैं। पहला देखो, स्पेसिफिक टेक्निकल स्किल नॉलेज रेलेवेंट टू द जॉब, यानी कि जो स्पेसिफिक टेक्निकल नॉलेज चाहिए जॉब को परफॉर्म करने के लिए, तो बिल्कुल इसे तो हम इंक्लूड करते ही हैं। अगर आप आईटी की फील्ड में जाते हो तो आपको जो टेक्निकल नॉलेज चाहिए, जैसे अगर कोई डेवलपर है तो सॉफ्टवेयर डेवलप करना तो उसे आना चाहिए ना, टेक्निकल नॉलेज तो होनी चाहिए, इसके बिना कैसे काम चलेगा। तो इसे तो हम इंक्लूड करते हैं। उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, तो जो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है, जो क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स है वो होनी चाहिए, तो ये भी इंक्लूड करते हैं। एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली, मैनेज टाइम इफेक्टिवली, तो इंडिपेंडेंटली वर्क करना, कहने का मतलब क्या है कि वो अकेला भी यहाँ पर काम कर सकता है, वो उसे किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहना पाए, और साथ के साथ वो ना अपना टाइम को भी इफेक्टिवली मैनेज कर पाए। तो ये सारी की सारी हमारी कॉम्पिटेंसी प्रोफाइल के अंदर आते हैं। यानी कि जब हम एक कॉम्पिटेंसी मैपिंग करते हैं तो बेसिकली हम इन सभी स्किल्स को इंक्लूड करते हैं। जब भी एक जॉब के लिए हम किसी कैंडिडेट को हायर कर रहे होते हैं तो ये सारी स्किल्स उसके अंदर जो है वो देखी जाती है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, नन ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर हमारा जो आज का टॉपिक है वो ओवर होता है। तो हमने बेसिकली यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स के परफॉर्मेंस मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिटेल में डिस्कस किया है। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट आता है तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो, और अगर आपको क्लियर हो गया है तो फटाफट से एक बार चैट बॉक्स में मैसेज करके जरूर बता दीजिएगा कि आपको यहाँ तक क्लियर जो है वो हो गया। ठीक है, साथ के साथ अगर आप एचआरएम सब्जेक्ट की सिस्टमैटिक वे में प्रिपरेशन करना चाहते हो तो हमारे कोर्स में जरूर एनरोल कर लीजिए, जिसके अंदर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं कॉन्सेप्चुअल वीडियोस जो कि हमारे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट और ई पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं, जिनकी हेल्प से आप इजीली रिवीजन कर सकते हो। और ये जो हमारी लाइव क्लासेस होती हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाती हैं। तो अगर आप सिस्टमैटिक वे में एचआरएम सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फटाफट से हमारे कोर्स में एनरोल कहाँ पे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। तो हमारे जो ऐप है, दो ऐप है, एक प्ले स्टोर पे है और एक ऐप स्टोर पे है। तो अगर आप एंड्रॉइड यूजर हो तो प्ले स्टोर वाला ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां पर जाकर हमारे कोर्स को एनरोल कीजिए। अगर आप एप्पल यूजर हो तो ऐप स्टोर वाले ऐप को डाउनलोड कीजिए और वहां पर जाकर हमारे कोर्स को एनरोल कर लीजिए। और नाम में हमने कोई चेंज नहीं रखा ताकि ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। और अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करोगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा।
ऑब्वियसली बात है आपको डिस्काउंट मिलेगा, 82% तक का ऑफ मिल जाएगा। और अगर आप कॉम्बो कोर्स को ज्वाइन करते हो चारों सब्जेक्ट वाले को, ठीक है, मतलब पांचों सब्जेक्ट वालों को, तो वहां पर आपको 5% का एडिशनल डिस्काउंट जो मिल जाएगा अगर आप मेरे नाम का कूपन कोड यानी कि KUNDAN यूज करते हो। ठीक है, तो फटाफट से ये यूज कर लीजिए क्योंकि ये ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए है। और अगर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, कोई भी आपकी क्वेरी हो या फिर कोई भी PDF नोट्स हो, तो वो मैं आपको यहाँ पर भेजता रहता हूँ। इसके अलावा मैंने आपको एक व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक शेयर किया है, उस पर भी क्लिक करके इस व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपको इस लेक्चर के PDF नोट्स चाहिए, क्लास के बाद ही आपको कुछ टाइम के अंदर वो PDF नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, तो उसको जरूर यहाँ पे ज्वाइन जरूर कर लीजिए। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अगर सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट जो है वो ले सके। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट